नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश सूत्रा में। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज हम अपने जो सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की है और जिस श्रृंखला को हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उस श्रृंखला को आज हम फिर आगे बढ़ाएंगे, उन चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। आज जहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ों को डिस्कस किया था, वहीं से निरंतर हम श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी कंडीशन थोड़ा सा ये मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बहुत से बच्चों की ये डिमांड है, बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर सीरियल वाइज पढ़ाइए, कोई कह रहा है कि सर एमसीक्यू कीजिए, कोई कुछ कह रहा है। तो देखो, आप लोग थोड़ा सा सब समझदार हैं और बार बार चीज़ों को कहना या बार बार चीज़ों को करना हमें भी अच्छा नहीं लगता। आप बिल्कुल निश्चिंत होइए, बिल्कुल निश्चिंत होकर रखिए। आप लोगों के मतलब की जितनी भी बातें हैं या आप लोगों के लिए उपयोगी जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपको वन बाय वन एक एक चीज़ बहुत तेज़ी के साथ मिलेगी और बहुत कंप्रेस फॉर्म में मिलेगी और पूरे जानकारी के साथ आपको दी जाएगी। तो आप उस चीज़ को लेकर टेंशन ना लें कि आप डिटेल में करवाएं या आप एमसीक्यू करवाएं, तो इन चीज़ को आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये हमारा काम है। उस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक, कल देखिए, कल हम लोगों ने नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था गांधी जी का सिविल डिसोबे मूवमेंट। तो गांधी जी के उस सिविल डिसोबे मूवमेंट में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? तो गांधी जी के सिविल डिसोबे मूवमेंट में हम लोग डिस्कस बेसिकली कर चुके थे कि गांधी जी का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कॉल की थी कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो किया जाएगा। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कंडीशन ये थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कांग्रेस के बड़े लीडर्स जिनमें कि गांधी जी भी थे, उन्होंने भी भाग नहीं लिया। तो इसलिए अब क्या किया जाए? तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, इसकी कोई महत्व नहीं रह गया है। तो इसलिए अब क्या किया जाए? तो इसलिए किया ये जाए कि किसी भी तरह से एनी हाउ कांग्रेस को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कॉल की जाए, उसको मनाया जाए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को सहमत किया गया, एग्री किया गया और गांधी जी को सिविल डिसोबे मूवमेंट को सस्पेंड करने के लिए एग्री होना पड़ा। तो इसके लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच सहमति हुई, एक समझौता हुआ जिसको कहा गया गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता। अब गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौते की जिस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, तो गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता हम जिसको कह रहे हैं, वो बेसिकली हुआ 5 मार्च 1931 को। और 5 मार्च 1931 में जो दिल्ली पैक्ट हुआ उसमें यही हुआ था कि भाई गांधी जी इस मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे और कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। तो इस तरह से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती रही। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने अपना काम किया, बाकी सब चीज़ों ने अपना काम किया। तो देखिए, अब हमारी जो बात आती है अब कि हम लोग कहाँ से आज स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। तो हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कुछ 2-3 बातें हैं जिनके बारे में जान लेना चाहिए हमें कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जो गोलमेज सम्मेलन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 3 हुए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यहाँ से क्वेश्चन आता है, दूसरे आरटीसी में, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की ओर से या कांग्रेस की तरफ से गांधी जी प्रतिनिधि थे। गांधी जी वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रतिनिधि थे। तो देखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? तो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे गांधी जी। गांधी जी ने यहाँ जाकर बात की, लेकिन फाइनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी तरह का कोई समस्या का समाधान या कोई मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं निकला। तो इसके कारण गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आ जाते हैं भारत में। और उसके बाद भारत में कहते हैं कि भाई मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया, मैंने अपने देश की इज्जत को कलंक नहीं लगने दिया। इस तरह का स्टेटमेंट गांधी जी का आता है। उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट नई एक कॉन्स्पिरेसी कर देती है या एक नई एक्टिविटी अपनी करती है। वो क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब गांधी जी चले जाते हैं दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस भारत, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ईगो हर्ट होती है, यानी कि उसे एक प्रकार से मान लीजिए उसको बेइज्जती लगती है कि भाई गांधी जी जैसे व्यक्ति जो है हमारे बुलाने पर आए और जो है हमने इतना चीज़ें की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई महत्व नहीं रहा दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। तो इसलिए
एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे इस दौर में, जिस दौर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में चल रही थी, लंदन में। तो उस दौर में ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और रैमजे मैकडोनाल्ड एक घोषणा करते हैं, एक डिक्लेरेशन करते हैं, जिसको कहा जाता है मैकडोनाल्ड घोषणा या सांप्रदायिक घोषणा या कम्युनल डिक्लेरेशन। अब ये कम्युनल डिक्लेरेशन क्या थी, 2 मिनट के लिए आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कम्युनल, सांप्रदायिक घोषणा, जिसको कहा जाता है सांप्रदायिक घोषणा, सांप्रदायिक घोषणा या मैकडोनाल्ड अवार्ड, या मैकडोनाल्ड अवार्ड, यानी कि सांप्रदायिक घोषणा, कम्युनल अवार्ड और मैकडोनाल्ड अवार्ड। ठीक, ये क्या था, कब हुआ? तो मैकडोनाल्ड अवार्ड कब डिक्लेयर किया गया? तो 16 अगस्त 1932, 1932। ये डिक्लेरेशन कब हुई, ये घोषणा हुई मैकडोनाल्ड अवार्ड की। ये कोई अवार्ड नहीं था, ये घोषणा थी सांप्रदायिक। कम्युनल डिक्लेरेशन और मैकडोनाल्ड अवार्ड एक ही बात है। कब डिक्लेयर की गई? तो 16 अगस्त 1932 को। अब बात आती है किसने, ये डिक्लेरेशन किसने की? तो डिक्लेयर्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड। तो किसने? तो ब्रिटिश पीएम, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। अब रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने डिक्लेरेशन की। क्या डिक्लेरेशन थी? कि भाई जो भारत में अनटचेबल, सो-कॉल्ड अनटचेबल कहलाई जाने वाली, अछूत मानी जाने वाली या दलित मानी जाने वाली जातियों को इस डिक्लेरेशन से, इस घोषणा से क्या कर दिया गया? इस घोषणा से उनको सवर्ण हिंदुओं से, जो सामान्य हिंदू थे या कह दीजिए हिंदू समुदाय से, उसको अलग घोषित कर दिया गया और उनको भारत में अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया। सांप्रदायिक घोषणा क्या थी या मैकडोनाल्ड अवार्ड क्या था, इस चीज़ को सुनिए। सांप्रदायिक घोषणा या मैकडोनाल्ड अवार्ड ये था कि इस घोषणा से या इस डिक्लेरेशन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने डिक्लेयर किया कि अब भारत की अछूत मानी जाने वाली या भारत की दलित मानी जाने वाली जातियां, हम उन्हें हिंदुओं से सेपरेट करते हैं, यानी कि अब हम उन्हें नॉन हिंदू डिक्लेयर करते हैं और उन्हें अब भारत में माइनॉरिटी और उन्हें अब भारत में अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है। यानी कि भारत की दलित जातियों को, भारत की दलित जातियों को, SC STs, दलित जातियों को या दलित समुदायों को भारत में हिंदुओं से अलग, हिंदुओं से अलग, पहली बात हिंदुओं से अलग घोषित किया गया। दूसरी बात, अब दूसरी बात क्या है? तो देखिए भैया, दूसरी बात ये है कि उन्हें भारत में हिंदुओं से अलग तथा अल्पसंख्यक घोषित किया गया, माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया गया, अल्पसंख्यक घोषित किया गया, अल्पसंख्यक घोषित किया गया। यहाँ से समझिए, भारत की दलित मानी जाने वाली जातियों को हिंदुओं से अलग तथा भारत में अल्पसंख्यक घोषित किया गया। किससे? सांप्रदायिक घोषणा, कम्युनल डिक्लेरेशन और मैकडोनाल्ड अवार्ड से। क्लियर है? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि मैकडोनाल्ड अवार्ड क्या था, कब डिक्लेयर हुआ, किसने डिक्लेयर किया, या भारत में दलित माने जाने वाली जातियों को या भारत में अछूत मानी जाने वाली जातियों को हिंदुओं से किस घोषणा से अलग किया गया, किस डिक्लेरेशन से या किस अवार्ड से डिक्लेयर अलग कर दिया गया, या उन्हें भारत में माइनॉरिटी का स्टेटस, माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया गया किस डिक्लेरेशन से? तो कम्युनल डिक्लेरेशन से। क्लियर है? चलिए अब इसको आगे लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर ये बात हो गई। अब देखिए, अब इस चीज़ को हम लेकर चलते हैं यहाँ से आगे। मेरा मानना है यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। तो अब देखिए, अब यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलता रहता है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले, भारत में एक जो है डॉक्टर अंबेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया या भाग लिया।
अब यहाँ पर अगली बात आती है एक क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा अननोन फैक्ट पूछ लेता है एग्जामिनर कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस मशहूर हस्ती ने, किस एक बड़ी सेलिब्रिटी ने गांधी जी से मुलाकात की थी। तो देखिए एक कॉमेडियन थे हॉलीवुड के, अंग्रेजी फिल्मों के, जिनका नाम था चार्ली चैपलिन। तो चार्ली चैपलिन ने, मशहूर अभिनेता चार्ली चैपलिन, तो चार्ली चैपलिन ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में के दौरान, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी जी से मुलाकात की, गांधी जी से मुलाकात की थी, मुलाकात की। कभी कभी थोड़े से अननोन टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, अब यहाँ ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उधर गांधी जी जो है इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, जो कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया गया या सांप्रदायिक घोषणा की गई। अब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फाइनली आगे चलकर पूना पैक्ट हो जाता है। तो कंडीशन ये आ जाती है कि गांधी जी इस घोषणा, जो कम्युनल अवार्ड था या सांप्रदायिक घोषणा थी, उसके खिलाफ थे। तो फाइनली 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। तो पूना समझौता किस किस के बीच हुआ और किसके खिलाफ हुआ? तो पूना समझौता, ये जो सांप्रदायिक घोषणा हुई थी, इसके खिलाफ हुआ पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को हुआ। किसके बीच? महात्मा गांधी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ, डॉक्टर अंबेडकर। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य ये समझौता हुआ। और इस समझौते के द्वारा ही भारत में मैकडॉनल्ड अवार्ड को या सांप्रदायिक घोषणा को प्रभावहीन बना दिया गया या एक प्रकार से रद्द मान लिया गया। क्लियर है? और आगे चलकर यही समझौता, यही पूना पैक्ट आगे चलकर जो है रिजर्वेशन का आधार बना। तो ये पूना पैक्ट आपसे पूछ सकता है किस किस के बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच होता है पूना पैक्ट। अब देखिए इसी दौर में समय आगे चलता है। इस दौर में गांधी जी इस समय तक आकर अपना जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उससे सेपरेट हो जाते हैं और एक बार फिर जो है वो चीज़ों को अलग करने लगते हैं। लेकिन इसी दौर में गांधी जी एक रचनात्मक कार्य करते हैं। रचनात्मक कार्य के मतलब थोड़ा सा जो सोसाइटी की जो अनटचेबल क्लास है भारतीय समाज की, उसके अपग्रेडेशन के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और उसी काम करने के लिए गांधी जी एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम था हरिजन सेवक संघ। तो अगली बात करते हैं हम हरिजन सेवक संघ की। तो हरिजन सेवक संघ, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, क्या की, उसके बारे में अब बात आती है हमारी। हेडिंग डालिए आप लोग, हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ की कंडीशन क्या थी उसकी बात करते हैं। तो हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, सेवक संघ, ठीक, हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना कब हुई? इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1932, प्लेस पूना या पुणे, पूना या पुणे, महाराष्ट्र। किसने की स्थापना? स्थापना करने वाले लोग कौन थे? तो थे महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने स्थापना की। तो यहाँ पर आती है बात कब, कहाँ और किसने। तो ये तीन बातें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1932, वेयर, पूना महाराष्ट्र या पुणे, और किसने की? तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। क्लियर है? अब देखिए इस हरिजन सेवक संघ के फर्स्ट चेयरपर्सन, पहले अध्यक्ष कौन हुए? तो जी.डी. बिरला, घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला इसके पहले अध्यक्ष थे। किसके? हरिजन सेवक संघ के फर्स्ट चेयरपर्सन, पहले अध्यक्ष। हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन हुए? तो हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष हुए घनश्याम दास बिरला, जी.डी. बिरला।
क्लियर। अब देखिए ये जो हरिजन सेवक संघ था, ये गांधी जी ने जो भारत की जो दलित जातियाँ थीं या भारत की अछूत मानी जाने वाली जातियाँ थीं, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, उनके सामाजिक कल्याण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, इस प्रकार के संगठन का गठन किया गया था। और गांधी जी ही पहले व्यक्ति थे भारत में जिन्होंने दलित मानी जाने वाली जातियों को या अछूत माने जाने वाले वर्गों को हरिजन नाम दिया था। तो पहली बार भारत में हरिजन शब्द का प्रयोग हरिजन गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने किया। देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। भारत की अछूत मानी जाने वाली या भारत की दलित माने जाने वाली वर्गों या जातियों को पहली बार हरिजन किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। किसने? गांधी जी ने। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए, देखते चलिए, जैसे भी आपको करना हो, जैसे भी आपको उचित लगे, क्योंकि इसके बाद हम फिर थोड़ा सा एक गांधी जी का एक मूवमेंट इसमें अभी बचा हुआ है। कौन सा? आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को देखेंगे। तो क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वन बाय वन चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या चीज़ों में सुधार किया जाए, कहाँ तक चीज़ों में रिफॉर्म की गुंजाइश है। आप लोग अपने सजेशन, अपने विचार, अपना समर्थन देते रहें, ऐसी आप लोगों से आशा है, उम्मीद है। चलिए अब अगली बात करते हैं गांधी जी के एक और बड़े मूवमेंट की, जिसको हम कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो देखिए भैया, पहली बात यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1942 में। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अगस्त रिवॉल्यूशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, लिख दीजिए, ऑल्सो नोन एज अगस्त रिवॉल्यूशन, अगस्त क्रांति। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति। अगर आपसे पूछा जाए अगस्त क्रांति आंदोलन गांधी जी का कौन सा आंदोलन था, तो अगस्त रिवॉल्यूशन, क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अगस्त रिवॉल्यूशन। ठीक, अगस्त के मंथ में, अगस्त के महीने में ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसलिए इसको कहा जाता है अगस्त क्रांति आंदोलन। अब एक यहाँ पर बात आती है, द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया, द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया, क्विट इंडिया का नारा, क्विट इंडिया, the slogan of Quit India is given by यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा देन था किसकी? यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली वाज ए कांग्रेसी लीडर, कांग्रेस के एक नेता थे यूसुफ मेहर अली। तो लिखिए फटाफट कि भारत छोड़ो का नारा या क्विट इंडिया का नारा, ये स्लोगन किसकी देन थी, किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। क्लियर? अब देखिए, और यूसुफ मेहर अली का नाम अपने आप में हिस्ट्री में एक और कारण से महत्वपूर्ण है। वो कारण क्या है? उस कारण को आप जान लीजिए थोड़ा सा। वो कारण ये है कि इन्हीं यूसुफ मेहर अली ने एक और नारा दिया था, दे वर ऑल्सो गिव्स द साइमन गो बैक स्लोगन, साइमन गो बैक। इन्होंने एक और नारा दिया था, साइमन वापस जाओ। इन्होंने ही साइमन वापस जाओ का नारा दिया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो साइमन गो बैक और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये दोनों जो स्लोगन थे, ये किसने दिए थे? ये यूसुफ मेहर अली। एंड यूसुफ मेहर अली वाज ए कांग्रेसी लीडर। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के। अब क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाने के लिए जो प्रयास, जो एफर्ट किए थे, वो गांधी जी ने किए थे। गांधी जी का ही सजेशन था कि अब भारत में एक ऐसे मूवमेंट की ज़रूरत आ पड़ी है जिसमें भारत में जिससे भारत में लोगों को यूनाइट किया जाए और भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकाला जाए। क्योंकि देखिए, ये वो टाइम था, ये वो समय था जब अंग्रेज़ भारत से लगातार जिस समय अंग्रेज़ जो है दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर, दुनिया में अलग अलग फ्रंट पर लड़ रहे थे। क्योंकि ये वो समय है जिस समय विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, जिस समय दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है। और यहाँ पर अंग्रेज़ क्या है? यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मूवमेंट की प्रिपरेशन, एक मूवमेंट की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। अब कंडीशन ये थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल जो है वो कहाँ पर, कांग्रेस के किस कॉन्फ्रेंस में रखा गया, किस कॉन्फ्रेंस में पास हुआ? तो देखिए, तो अब यहाँ से बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल वो किसने रखा?
कहाँ रखा, कब शुरू हुआ? तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाने के लिए कांग्रेस का सम्मेलन, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन, जिसे हम आजकल मुंबई कहते हैं लेकिन उस समय बम्बई बोला जाता था, तो बम्बई अधिवेशन हुआ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव कहाँ पर रखा गया? तो बम्बई, कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में। बम्बई अधिवेशन 1942, सुनिएगा आप जरा ध्यान से। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल पास हुआ, ये यहाँ पर रखा गया। कब रखा गया? तो ये रखा गया बॉम्बे अधिवेशन में, बॉम्बे कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस 1942, 7 अगस्त 1942 को। द प्रपोजल प्रेजेंटेड इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने 7 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल जो था, जो रेजोल्यूशन था, वो रखा गया। प्रस्ताव पेश हुआ या रखा गया। भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस डेट को रखा गया कांग्रेस के सामने? तो 7 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया का प्रपोजल या क्विट इंडिया रेजोल्यूशन रखा गया इन द फ्रंट ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन बॉम्बे कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस। अगली बात 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस के इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हो गया, प्रस्ताव पारित हुआ। द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, ये बाय द कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस की जो ये बम्बई कॉन्फ्रेंस की जो लोग थे, उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव, क्विट इंडिया का प्रपोजल जो था वो पास कर दिया गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि जिस समय क्विट इंडिया मूवमेंट चला, क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो प्रपोजल लाया गया, वो प्रपोजल जो जिस समय बॉम्बे कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया, तो उस समय कांग्रेस के बॉम्बे कॉन्फ्रेंस का हेड कौन था? तो इस समय बम्बई अधिवेशन के, कांग्रेस के बॉम्बे कॉन्फ्रेंस के हेड थे, कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के इस समय अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद। तो इस समय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष थे अध्यक्ष मौलाना आज़ाद, जिसको हम जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्हें हम मौलाना आज़ाद कहते हैं। तो ये इस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। किस समय? बॉम्बई अधिवेशन, कांग्रेस के बॉम्बे कॉन्फ्रेंस में 1942 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना आज़ाद। और इन्हीं की अध्यक्षता में क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल पास किया गया, रखा गया। अब मौलाना आज़ाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, एक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। वो क्या? ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एवर, यानी कि अभी तक के ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे या अध्यक्ष बने व्यक्ति थे। मौलाना आज़ाद सबसे कम उम्र में या कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे या हुए थे। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना आज़ाद। दूसरी बात, एक इन्हीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई चलिए हम इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप लोगों के काम की थोड़ी सी बातें हैं ये। तो यहाँ तक आपके लिए क्लियर है चीज़ें, यहाँ आप लोगों ने कर ली होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मौलाना आज़ाद, तो मौलाना आज़ाद के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मौलाना आज़ाद के बारे में, तो मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, युवा मतलब सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। ठीक। दूसरी बात, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। क्यों रहे? क्योंकि जिस दौर में ये अध्यक्ष बने थे उस दौर में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, और सेकंड वर्ल्ड वार के समय कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस वो नहीं हो पाए थे। कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होते थे, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी, जो कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन होते थे, वो नहीं हो पाए, जिस कारण से लगभग 5 या 6 साल कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। अब मौलाना आज़ाद ने एक फेमस बुक लिखी थी
कांग्रेस एक इनकी फेमस बुक है जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हु रॉट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? तो इंडिया विंस फ्रीडम रॉट बाय मौलाना आज़ाद। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक थी? तो इंडिया विंस फ्रीडम थी मौलाना आज़ाद की बुक। मौलाना आज़ाद ने लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। क्लियर है यहाँ तक? आप फटाफट देखिए इन चीज़ों को। आई होप कि जितना भी आपको हम बहुत एक समराइज वे में, एक कंप्रेस्ड वे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में जाना भी हमारी मजबूरी है, चीज़ों को वन बाय वन आपको बताना भी मजबूरी है। तो एकदम बहुत तेज़ी के साथ हम लोग चल रहे हैं, करते चलिए आप फटाफट। और आप लोगों को जब आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर करेंगे या कर रहे हैं, तो आपको लगेगा जब आप एग्ज़ाम देंगे या चीज़ों को प्रीवियस ईयर्स में देखिए, आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, या कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, या किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इन सब चीज़ों को समझिए, जानिए। इसके बाद हम अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस की और मौलाना आज़ाद के विषय में। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। अब देखिए, हमारा गांधी जी का चल रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट के इस दौर में एक और कंडीशन हो रही है। जैसे ही अब क्विट इंडिया मूवमेंट या ये जो अगस्त रिवॉल्यूशन थी, ये स्टार्ट होना था कब? 9 अगस्त को। लेकिन लिखिए, यह आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड ऑन 9 अगस्त 1942। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 से शुरू होना था। 9 अगस्त 1942 से शुरू होना था, या कह दीजिए स्टार्ट होना था, शुरू था या होना था। लेकिन अब होता क्या है? होता ये है कि इसी दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक चलाती है ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, British government started an operation Zero Hour for the arresting of the leaders of Quit India movement। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 8 अगस्त की आधी रात को, मिडनाइट को, ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी बड़े नेताओं को क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया, नेताओं को गिरफ्तार किया। तो क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन जीरो आवर रिलेटेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट से क्यों रिलेटेड है? क्योंकि 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होना था, अगस्त रिवॉल्यूशन या क्विट इंडिया मूवमेंट रिवॉल्यूशन शुरू होना था, लेकिन आंदोलन को शुरू नहीं होने देना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 8 अगस्त की मिडनाइट को ही एक पुलिस कार्यवाही, एक पुलिस एक्शन शुरू किया, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन जीरो आवर। और इस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के सभी बड़े लीडर्स को, जो भी क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे या करने की कंडीशन में थे, या कांग्रेस से जुड़े हुए थे, या नॉन कांग्रेसी लीडर्स जो भी गांधी जी के फॉलोअर्स थे, तो उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। देश के अलग अलग भागों में उन सबको अरेस्ट करके देश के अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जेलों में उन सबको रखा गया। तो आप फटाफट इसको देखिए, चीज़ों को समझिए, ठीक है? तो आप लोग फटाफट इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। तो आपसे पूछ सकता है ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है, या क्विट इंडिया मूवमेंट, या आपका अगस्त रिवॉल्यूशन कब से स्टार्ट होना था। तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए, इसी दौर में भारत में अब जब लोगों को अरेस्ट करके रखा गया, तो किसको कहाँ पर अरेस्ट करके रखा गया? तो जो गिरफ्तार नेता थे उनको कहाँ पर रखा गया, किसको कहाँ रखा गया? तो गिरफ्तार नेता और जेल। तो एक तरफ लिखिए गिरफ्तार नेता, अरेस्टेड लीडर, क्विट इंडिया मूवमेंट में गिरफ्तार नेता, और दूसरी तरफ कि किस जेल में उसको कहाँ पर रखा गया, जेल या उनकी गिरफ्तारी का स्थान, उनके लिए प्रिजनर प्लेस कहाँ पर था उनका, तो जेल। तो गिरफ्तार नेता थे कौन? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को रखा गया कहाँ? पूना के आगा खान महल में। पूना के आगा खान महल, आगा खान पैलेस, पूना आगा खान महल यानी कि पैलेस। तो गांधी जी को अरेस्ट करके रखा गया पूना के आगा खान पैलेस में, ठीक। जे.एल. नेहरू को रखा गया अल्मोड़ा जेल में, अल्मोड़ा जेल,
अल्मोड़ा जेल, जो उत्तराखंड में है, नैनीताल के पास अल्मोड़ा। क्लियर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया बांकीपुर जेल पटना, पटना की बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल कहाँ पर? पटना। तो पटना की बांकीपुर जेल में इनको रखा गया। और इसके अलावा जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण को रखा गया हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल। हजारीबाग एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, तो हजारीबाग जेल में इनको रखा गया। तो देखिए भारत के बड़े बड़े लीडर्स अरेस्ट किए गए, ये मेन लीडर्स थे जो अरेस्ट किए गए। इनको किसको कहाँ पर अरेस्ट करके रखा गया, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पुट अप होते हैं, आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जब आप इसको देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आपको पता लगेगा, तो आपको समझेंगे आप चीज़ों को तो आपको दिखाई देगा कि हम उस टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर चल रहे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते आए हैं और लगातार क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना यहीं से बनती है। महात्मा गांधी को आगा खान महल, आगा खान पैलेस पूना, JL नेहरू को अल्मोड़ा जेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल पटना और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल, तो इनको यहाँ पर रखा गया। लेकिन इनमें से जयप्रकाश नारायण ये ऐसे लीडर्स थे जो जेल से निकल भागे। क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का कौन सा लीडर जेल से निकल भागा था। तो देखिए जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग जेल में बंद थे, ये किसी भी तरह से एनी हाउ, किसी भी तरह से ये जेल से निकल भागे, जेल से निकल भागे, निकल भागे और आंदोलन को संभाल लिया, जेल से निकल भागे। क्वेश्चन आता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन सा नेता या कौन सा लीडर जो है जो जेल से निकलकर भाग गया था, तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये जेल से निकलकर भाग गए थे और उसके बाद आंदोलन की बागडोर, आंदोलन को लीड किया था, मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया था, चलाया था आगे। और उसके बाद फिर इस क्विट इंडिया मूवमेंट में अभी और हमारी काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इस टॉपिक को कराने के बाद आपके लिए MCQ लेकर आएंगे। MCQ आप लोगों की बहुत डिमांड है कि सर MCQ स्टार्ट कीजिए, MCQ स्टार्ट कीजिए, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, MCQ भी स्टार्ट होगा, चीज़ें 1 बाय 1 स्टार्ट होंगी। और इसी के साथ अब मैं विपिन पालीवाल आपसे एक बार फिर विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना अध्ययन लगातार निरंतर करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।